खुद का देश संभलता नहीं, चले हैं इस्लामिक नाटो गठबंधन के कमांडर बनने। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस्लामिक नाटो का कमांडर बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के नेतृत्व ढांचे को लेकर घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस नए इस्लामिक नाटो गठबंधन के कमांडर बन सकते हैं। दोस्तों, ये न्यूज जब से सामने आई है तब से दोस्तों लोग इसका मजाक बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स हैरान है कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख इस्लामिक नाटो का कमांडर बनेगा। फिर तो यह इस्लामिक नाटो कामयाब हो गई। दोस्तों, इनसे खुद से अपना देश नहीं संभल रहा। इनके देश में एक आंतरिक कलह चल रही है। भारत दुश्मन बना बैठा है, ईरान के साथ उसकी दुश्मनी है, सऊदी अरब के साथ प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, कंगाली का दौर है। लेकिन फिर भी तुर्की ने और सऊदी अरब ने अपने कमांडरों को छोड़कर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को यह जिम्मेवारी सौंपी है। तो क्या पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो इतने वेले हैं कि वो इस्लामिक नाटो का गठबंधन करेंगे? दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान को इसके बदले में कोई पैसा मिलेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट में ये काम करने वाले हैं। यहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने पाकिस्तान की जिम्मेवारी तो संभाले, यहां पर 3 देशों की जिम्मेवारी और लें दोस्तों, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर है एक देश पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस इस्लामिक गठबंधन के कमांडर कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, जब से 7 अगस्त को ये एग्रीमेंट हुआ है तब से दोस्तों कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर जैसे हस्ताक्षर हुए वैसे ही इसे एक नाटो के आर्टिकल 5 की तरह सामूहिक रक्षा ढांचा तैयार करने वाला समझौता माना गया। इस गठबंधन को चलाने वाली मुख्य संस्था में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के सैन्य प्रमुख सीधे शामिल होंगे। इससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मुख्य नेतृत्व निभाने में भूमिका मिलेगी। इस नीति के तहत तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख मिलकर काम करेंगे। इसका एक मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय और स्थायी सचिवालय सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। यह गठबंधन केवल कागजी समझौता नहीं बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस संधि के तहत थल सेना, नौसेना, वायुसेना, वायु रक्षा और ड्रोन सिस्टम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। यह गठबंधन तीनों देशों के अलग अलग सैन्य सिस्टम, तुर्की के नाटो हथियार, पाकिस्तान के चीनी सिस्टम, सऊदी के अमेरिकी हथियार के बीच तालमेल बिठाने का काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक ड्रोन सिस्टम के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। हथियारों की सप्लाई के साथ साथ तीनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। कहने को आप कुछ भी कहिए, पाकिस्तान भले ही कितनी भी तैयारी दिखाए, भले ही आसिम मुनीर को कमांडर बना दिया जाए, लेकिन दोस्तों इसके रणनीतिक प्रभाव और आलोचना पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जहां कुछ लोग इसे मुस्लिम देशों की एकता, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना और चिंताएं भी सामने आ रही हैं। इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इतना बड़ा सैन्य समझौता वेस्ट एशिया का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते की जमीनी हकीकत पर सवाल है कि जरूरत पड़ने पर यह देश सचमुच एक दूसरे के लिए युद्ध में उतरेंगे, क्योंकि सेनाओं को दोस्तों अपने देश का ही सिस्टम संभाल लेने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरे देश में जाकर दूसरे देश की जंग लड़ना यह दोस्तों केवल घरेलू राजनीति में छवि चमकाने का एक जरिया होता है और कुछ नहीं है। यहां पर आलोचना ये हो रही है और ये सच भी है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि पाकिस्तान का सैनिक क्या सऊदी अरब में जाकर लड़ लेगा? सऊदी में लड़ भी लेगा दोस्तों, तैनात भी है, लेकिन तुर्की जाकर लड़ लेगा? तुर्की की कितनी बड़ी जियोग्राफी है और तुर्की का सैनिक क्या यहां पर आकर लड़ लेगा? हालांकि कुछ एक संख्या में एक सैनिक प्रोवाइड कर देना दोस्तों पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। और इस मामले में दोस्तों मैका डिफेंस पैक्ट को एक अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या सऊदी अरब हो। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा।